मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आप सबका गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज के इस चैनल में एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत। देखिए बच्चों, अपन ने 5 पोइम जो कि 10 नंबर का मैटर था वो आपको हमने बताया था कि वो पूरा हो चुका है। आज एक ग्रामर का टॉपिक के लिए आपको बोला गया था, तो एक ऐसा टॉपिक अपन लोग चूज करते हैं जो 11वीं क्लास में आपने नहीं पढ़ा और जो चुटकियों में याद हो जाएगा। अगर आप उसको ढंग से याद करोगे तो एक फ़नी टॉपिक है, ऐसा टॉपिक जो याद करने में इंटरेस्टिंग भी हो और याद भी चुटकियों में हो और बहुत लंबे सेंटेंस जिसके अंदर नहीं हो। तो एक नया टॉपिक जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। देखिए एडवर्टाइजमेंट क्या है। कई बार यहाँ गाँव के अंदर लोग इसको एडवर्टाइज वगैरह बोल देते हैं, लेकिन एडवर्टाइजमेंट हिंदी में बोलते हैं विज्ञापन। तो हम एडवर्टाइजमेंट के बारे में आज डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक की पूरी जानकारी लेते हैं। पहले कितने नंबर का आता है, कितने शब्दों में इसको लिखना होता है और क्या है ये एडवर्टाइजमेंट। देखिए एडवर्टाइजमेंट को शॉर्ट में बड़ी मीनिंग होने के कारण इस तरह से लिखा जाता है ADVT। आजकल इसको और भी छोटा करके केवल एड लिखा जाता है। तो ये तीनों नाम एडवर्टाइजमेंट के, विज्ञापन के हैं। कोई ये बोले चाहे कोई ऐड बोले, आजकल लोग शॉर्ट में बोलते हैं कि यार आज स्कूल का ऐड देना है इस पेपर के अंदर। आज किसी भी चीज़ का ऐड हो, आपको कोई सामान बेचना हो, मकान है, मोटरसाइकिल है, ये दुनिया भर के तमाम न्यूज़पेपर में आप अगर देखेंगे तो लगभग 30 to 40% जो डिपार्टमेंट होता है अखबार का वो विज्ञापनों से भरा रहता है। और अखबार में मुख्य कमाई भी विज्ञापन होती है। वरना राजस्थान पत्रिका जो गांव में 5 रुपये या दैनिक भास्कर 5 रुपये की जो कॉपी एक डिस्ट्रीब्यूटर आपको देता है, 5 रुपये में हजारों लाखों लोग उसके जुड़े हुए रहते हैं। तो किसी भी अखबार को उस 5 रुपये की कमाई नहीं है, उसकी मुख्य कमाई होती है विज्ञापन। जब आप उसमें विज्ञापन देंगे तो प्रति स्क्वायर सेंटीमीटर के हिसाब से पैसे लिए जाएंगे। अगर आप मेन फ्रंट पेज पे देंगे तो लाखों रुपए आपके फ्रंट पेज के अंदर जो विज्ञापन दिया जाता है उसके लाखों रुपए हो जाते हैं, वो इसकी मोटी कमाई होती है। तो एडवर्टाइजमेंट को ADVT और एड, ये 3 इसके नाम हैं। अब ये विज्ञापन अगर टीवी में दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनिक, अगर अखबार में दिया जाए तो प्रिंट का मतलब प्रिंट मीडिया। एक बार अपन लोग बोलते हैं कि भाई प्रिंट मीडिया में आजकल आप छाए हुए हो। प्रिंट मीडिया का मतलब अखबारों के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आते हैं टीवी चैनल्स, जितने भी चैनल आते हैं वो सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर आते हैं। सोशल मीडिया, आजकल ये सोशल मीडिया है आपका, जो मैसेंजर है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, ट्विटर है, ये जितने भी ये हैं ये सारे के सारे आजकल नया विज्ञापन इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि जिसको लोग ज़्यादा देखते हैं उसका ही क्रेज ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन बीच में गाँव के अंदर देखा जाए तो प्रिंट मीडिया सबसे प्रभावशाली आज भी है। लेकिन प्रिंट मीडिया धीरे धीरे अपना जो रोल है वो थोड़ा धीरे धीरे कम कर रहा है। लोग सोशल मीडिया ज़्यादा देखते हैं, तो ये समय के अनुरूप होता रहता है। कभी प्रिंट मीडिया का माहौल बढ़ जाता है तो कभी सोशल मीडिया का, तो कभी प्रिंट या कभी इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन आज भी सबसे जो विश्वसनीय है वो प्रिंट मीडिया को माना जाता है। जब तक अपन अखबार नहीं पढ़ लेते, जब तक किसी भी न्यूज़ को अपन ऑथेंटिक नहीं मानते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट के बारे में था। देखो एडवर्टाइजमेंट, कोई भी सामान हो, कोई व्यक्ति हो या कोई उत्पाद हो, प्रोडक्ट हो, इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यूज करने के लिए या लोगों को खरीदने के लिए या लोगों को बताने के लिए प्रचार करना, मैक्सिमम लोगों को बताना कि ये सामान इस प्रकार का है, ये उत्पाद इस प्रकार का है। तो इस तरह से अधिकांश लोगों तक अपनी बात पहुंचाना, अपनी किसी प्रोडक्ट के बारे में उसकी अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ आम जनता तक पहुंचाना ही विज्ञापन कहलाता है। अब विज्ञापन, आप किसी शोरूम की दुकान है, मान लीजिए आपके पास चेयर्स बहुत ज़्यादा हैं तो आप अपनी चेयरों का विज्ञापन दे सकते हैं। आप मान लीजिए बिल्डिंग मटेरियल है वो अगर बेचते हैं तो बिल्डिंग मटेरियल का कर सकते हैं। आप किसी 2 व्हीलर 4 व्हीलर बाइक का आपके पास शोरूम है तो आप लोग उनका विज्ञापन कर सकते हैं।
आजकल स्कूल वाले भी खूब अपना अपना विज्ञापन, आपने देखा होगा जब रिजल्ट्स आते हैं तो हर स्कूल वाला दिखाता है कि हमारे स्कूल के अंदर ये फीचर्स हैं, ये क्वालिटीज़ हैं, और उनको देख करके जो अभिभावक है वो चूज करता है कि मुझे कौन से स्कूल में जाना है। तो अपने अपने विज्ञापन में केवल अच्छे बताई जाती है, बुराई नहीं बताई जाती। अब विज्ञापन की कई अच्छाई भी हैं तो कुछ बुराई भी हैं। बुराई ज़्यादा है क्योंकि हम लोग कई बार चकाचौंध में आ जाते हैं, ज़्यादा विज्ञापन कोई कर देता है तो हम ये सोचते हैं कि वास्तव में ये क्वालिटीज़ बहुत अच्छी होगी। आज आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, एक शैम्पू की कंपनी है या कोई ऑयल कंपनी है, वो आकर के एक विज्ञापन करती है कि ये ऑयल लगाने से आपका ये हो जाएगा, ये शैम्पू लगाने से आपके बाल बढ़ जाएंगे, और इस तरह का उनका एक तरीका होता है, आकर्षक तरीका, जिससे देखने वाले दर्शकों को ये लगता है कि वास्तव में ये शैम्पू बहुत अच्छी क्वालिटी वाली है, और वो शैम्पू उसी दिन से उसका क्रेज बढ़ने लग जाता है मार्केट में। तो आजकल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कई कंपनियां लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। अब ये एडवर्टाइजमेंट तैयार कैसे किया जाता है, हमारे कोर्स के अंदर भी इसको डाल दिया गया है। 40 से 50 शब्दों में इसको लिखा जाता है। तो इसकी जो वर्ड लिमिट है वो 40 to 50 वर्ड्स है, यानी आपको 4-5 लाइन बोलो, या अगर हाफ लाइन लिख रहे हैं तो 8-10 लाइन आपको, आधी लाइन, या पूरी लाइनों में आप लिख रहे हैं तो 4 या 5 लाइनों में ही आपको इसका उत्तर देना है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा आपको आंसर नहीं लिखना है। इसके लिए अपने जो बोर्ड में 4 नंबर 4 मार्क्स निर्धारित होते हैं। 4 नंबर का ही टॉपिक आता है एडवर्टाइजमेंट। इसके प्रकार की बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के जो टाइप होते हैं कई प्रकार का आता है। ये देखिए कैसे कैसे, अगर आप लोग आजकल आपने देखा होगा, कुछ अपने जो कोर्स के अंदर हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। एक होता है मैट्रिमोनियल। पहले हमारी जब शादी ब्याह वगैरह होते थे तो रिश्तेदार आपस में एक दूसरे की लड़का और लड़कियों का इंट्रोड्यूस करवाते थे कि भाई वहाँ उसके लड़की इतना पढ़ा लिखी है और उसका लड़का, और आपस में जो रिलेशन होते थे वो इस तरह से सोशल कॉन्टैक्ट से होते थे। धीरे धीरे क्रेज बढ़ा, अब लोग पढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गए। अच्छे लड़कियां या अच्छे लड़के, लड़के वाले को लड़की नहीं मिल पाती, लड़की वाले को लड़का नहीं मिल पाता, और लोगों के पास टाइम भी नहीं है। तो आजकल ये संबंध बनाने के लिए, लड़का या वर वधू ढूंढने के लिए भी विज्ञापन का प्रयोग किया जाता है। आप हर संडे के दिन अगर मैट्रिमोनियल क्लासिफाइड कॉलम अगर देखेंगे तो अधिकांश अखबार वाले पूरा पेज भरा रहता है, उस पर लिखा होता है सैनी, यादव, शर्मा, जाट, या वैश्य, कृषि, या अलग अलग जो भी उनकी कास्टिज्म और रिलीजन है, बंगाली, तेलुगु, महाराष्ट्र, मराठा, गुजराती, इस तरह से उनके अलग अलग जाति के हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से इतने सारे विज्ञापन दिए जाते हैं। अगर आप उनको पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि किसी को लड़की चाहिए तो किसी को लड़का चाहिए, लड़की वाला लड़के के लिए परेशान है तो लड़का वाला लड़कियों के लिए परेशान है। और इन सबको तलाश को पूरी करने के लिए, इनके टारगेट को पूरा करने के लिए अखबार अपनी मुख्य भूमिका निभाता है। और इस तरह के विज्ञापन जिसमें लड़का या लड़की ढूंढी जाती हो, वर या वधू ढूंढे जाते हों, उसे मैट्रिमोनियल कहा जाता है। मैट्रिमोनियल, इसको हिंदी में बोलते हैं वैवाहिक। मैट्रिमोनियल। एक होता है निवास, अकोमोडेशन। आजकल अगर मान लीजिए आपको 12वीं पास करने के बाद में जयपुर, कोटा ऐसे ही कर जाना पड़ा, और आजकल तो क्या है, पीजी होता है। पीजी क्या का मतलब होता है, पेइंग गेस्ट। आप उसमें जाओ, खाना रहना सब कुछ वहाँ के लोग इस तरह से दे देते हैं, और उसका चार्ज आपसे एक साथ ले लेते हैं। उनको भी फ़ायदा हो जाता है कि उनका जो रूम था वो 2-3 हज़ार रुपये में जाता, अब उस रूम के अंदर आप रह भी रहे हैं, आपको फर्नीचर भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, और उसका 8-10 हज़ार रुपये वो लोग चार्ज कर लेते हैं। तो उनको भी फ़ायदा है कि उनके 2-4 कमरे थे, वो अच्छा खासा वो कमा रहे हैं। आपको ये फ़ायदा है कि आपको कुछ भी सामान अपने साथ लेकर के नहीं जाना पड़ता, आप आराम से अपने बुक्स ले जाओ, अपने कपड़े ले जाओ, सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा। इस तरह के जहाँ रहना खाना सब कुछ सुविधाएं मिलती हों रूम के साथ साथ, उसको हम पीजी बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, पेइंग गेस्ट। यानी आप मेहमान के रूप में रहोगे वहाँ जा कर के। जैसे हमारे घर में कोई आता है तो वो खाना पीने का पैसे थोड़ी देता है, वो गेस्ट है। लेकिन अपने ये कहें कि आप कितने दिन भी रहो लेकिन हर दिन के हिसाब से पैसा लगेगा, तो फिर आप हैं पेइंग गेस्ट। पेइंग यानी भुगतान करने वाला गेस्ट।
तो आप मेहमान के रूप में रह सकते हैं जहाँ भी जाओगे दिल्ली जयपुर पढ़ने के लिए, और आप पेइंग गेस्ट हैं इसलिए इसको पीजी बोलते हैं शॉर्ट में। तो पीजी आजकल चलते हैं, लेकिन अगर आपको कोटा सीकर झुंझुनू कहीं भी पढ़ना हो और वहाँ कमरा ढूंढना हो तो ये थोड़ी वहाँ जा करके कि गली गली में ढूंढोगे कि भाई मुझे कमरा चाहिए, बहुत टाइम भी लग जाएगा और बहुत ज़्यादा पैसा भी आपका लगेगा, फिर भी आपको अच्छा कमरा मिले ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मकान किराए पर देना हो या मकान को किराए पर लेना हो, इस तरह के विज्ञापन हमारे अंग्रेजी में अकोमोडेशन कॉलम होता है। कॉलम होते हैं अलग अलग, जैसे मैट्रिमोनियल कॉलम है तो मैट्रिमोनियल कॉलम में केवल लड़का लड़की की ही बात होगी, अकोमोडेशन के अंदर केवल मकान किराए पर लेना और देना इसी की बात होगी। अब नंबर 3, फिर इसके अंदर आता है, मान लीजिए अलग अलग आते हैं लेकिन एक आता है सेल परचेज, ये भी अपन पढ़ेंगे तीसरा सेक्शन के अंदर सेल परचेज। सेल परचेज के अंदर कोई गाड़ी या कोई वाहन या कोई मकान या तो बेचना हो या खरीदना हो, नाम से ही मालूम पड़ गया सेल और परचेज। सेल यानी बेचना, परचेज यानी खरीदना। तो अगर आपको मकान बेचना है परमानेंट रूप पर हमेशा के लिए, भाई यहाँ तो अकोमोडेशन में तो किराया होता है, किराया एक अलग चीज़ है और बेचना अलग चीज़ है। परचेज यानी खरीदना, आपको मान लीजिए 2 व्हीलर चाहिए, अब 2 व्हीलर के लिए कहाँ ढूंढोगे, आपको एक सेकंड हैंड मारुति चाहिए, भाई नहीं चाहिए जब तो शोरूम में जाओ, लेकिन आपको मारुति चाहिए, बस चाहिए, ट्रक चाहिए, कार चाहिए, 2 व्हीलर चाहिए, तो आप लोग इस सेक्शन में अखबार में दे दीजिए कि भाई मुझे, अब लिखना क्या है, लिखना सीधा है कि मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए, नीली कलर की होनी चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, आरसी वगैरह, उसकी इंश्योरेंस वगैरह पूरा होना चाहिए, टायर कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, अच्छी लुकिंग होनी चाहिए, इतना किलोमीटर चली होनी चाहिए और इतने रुपए के लगभग वो होनी चाहिए। जिस किसी के पास हो वो मेरे से संपर्क करें, जो भी जिसके पास होगा वो आपसे संपर्क कर लेगा। अकोमोडेशन में हम किराया ले रहे हैं मकान, तो आपको लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा कि वांटेड 2 रूम सेट, 1 रूम सेट, मुझे 1 रूम सेट चाहिए, 3 रूम सेट चाहिए, 2 रूम सेट चाहिए। बताओ कि मुझे अलवर में चाहिए, जयपुर में, तो बताओ मुझे अलवर के मालवीय नगर में चाहिए, लाइट बाथ होना चाहिए, किचन होना चाहिए, पार्किंग होनी चाहिए, उससे संबंधित क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। मकान में रहना चाहते हो तो मकान में क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको रिक्वायरमेंट है वो उसमें लिखो, फिर लास्ट में लिख दो कि ये सुविधाएं जिसके पास हो, इस तरह का मकान किसी के पास हो, वो मेरे इस नंबरों पे कॉल कर लो। तो मकान मालिक जिसके पास होगा वो तुरंत आपसे कॉल कर लेगा और आपकी तलाश ख़त्म हो जाएगी और मकान मालिक को भी एक मकान किराएदार की तलाश खत्म हो जाएगी। तो दोनों की आवश्यकताओं को पूर्ति कर देगा ये विज्ञापन। तो विज्ञापन 2 साइड फ़ायदा होता है, लेने वाले को फ़ायदा, देने वाले को फ़ायदा। फिर हम पढ़ेंगे चौथा सेक्शन में लॉस्ट फाउंड। लॉस्ट फाउंड के नाम से ही मालूम पड़ गया खोया पाया। खोया पाया का मतलब जैसे कोई सामान खो जाए, या आपको मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे कहीं दिल्ली जयपुर और रेलवे स्टेशन पर आपका सूटकेस खो गया, तो अब सूटकेस को आप थोड़ी ढूंढोगे, पूरे दिन भर ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा। अब इसके लिए तो जब कोई पूरे गांव की तलाशी करनी हो, पूरे शहर की तलाशी करनी हो, तो एकमात्र आपके पास साधन है कि आप अखबार में दे दीजिए कि मेरा एक सूटकेस था, वो इस कलर का था, इस कंपनी का था और इस तरह का रंग उसका था, इस पर ये लिखा हुआ था और मैं अलवर के रेलवे स्टेशन पर उसको खो गया या भूल गया, कल इतने बजे भूला, कहाँ भूला, कब भूला, ये पूरी जानकारी अखबार में लिखनी पड़ेगी। और नीचे अपने एक विनम्र अपील लिख देंगे कि जिस सज्जन को, जिस भाई बहन को मिले मुझे लौटा देना, मैं उसको उचित इनाम दूंगा। कुछ लोग लिख देते हैं कि मैं उसका हमेशा के लिए आभारी रहूँगा, कुछ लोग लिख देते हैं कि मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूँगा। तो लॉस्ट फाउंड का मतलब होता है किसी भी सामान को खो जाए या कोई सामान खोया हुआ आपको मिल जाए, तो दोनों ही कंडीशन में आप लॉस्ट फाउंड विज्ञापन लिखते हैं। और चौथा के बाद में 5वां हम पढ़ेंगे जॉब वैकेंसी। जॉब वैकेंसी इसका मतलब होता है नौकरी। अगर आपको नौकरी निकाल, मान लीजिए आप कहीं किसी संस्था के मुख्य प्रधान हैं, कंपनी के मैनेजर हैं, बैंक के मैनेजर हैं, स्कूल के प्रिंसिपल हैं, आपको 4 ड्राइवर चाहिए, 2 क्लर्क चाहिए, टीचर चाहिए, लेक्चरर चाहिए या और कोई भी स्टाफ मेंबर की तलाश है, तो आप लिख दीजिए आराम से। जैसे मान लीजिए पीटीआई की आवश्यकता है स्कूल में, जो तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, बाद में एक अपन डिटेल से बात करेंगे। मान लीजिए पीटीआई की आवश्यकता है, तो पीटीआई आपका स्कूल का नाम लिखो, नीचे लिखोगे रिक्वायरमेंट
NPTI फॉर फुल टाइम चाहिए, एक हाफ टाइम चाहिए। उसकी क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है कि वो BPT किया हुआ होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, लोकल होना चाहिए, गुड वर्किंग होना चाहिए, पंचुअल होना चाहिए। ये हम उसको सैलरी देंगे। जो कोई कैंडिडेट हो वो हमारे से इतने बजे इंटरव्यू के लिए ऑफिस में आ सकता है। तो इस तरह की वैकेंसी हम जो निकालेंगे जॉब वैकेंसी में आता है। एक होता है एजुकेशनल के अंदर हम शिक्षा से संबंधित तमाम जो विज्ञापन देते हैं वो सारे एजुकेशनल में आते हैं। तो आज हम पहला टॉपिक चालू करते हैं, मैट्रिमोनियल। अब देखो मैट्रिमोनियल आपको कैसे पढ़ना है। मैं इन सब की जो पढ़ाऊँगा उसको सिस्टमेटिक तरीके से एक पेज में 4-5 दिन, जब 2-3 दिन की पढ़ाई हो जाएगी तो उन सबको पेज में PDF फाइल बना करके आपको डाल दूंगा और उसमें फिर आप इसको उतार लेना। बाकी याद करने का जो काम है, फ़िलहाल हम मैट्रिमोनियल में कुछ याद करने की आपको जानकारी देते हैं। याद करने का जो सेक्शन है वो आप लिख करके और इसको याद कर सकते हैं। देखो मैट्रिमोनियल जो वैवाहिक है, इसके बारे में मेरी पूरी बात आप लोग सुनेंगे और बहुत अच्छा टॉपिक है, ये तुरंत याद हो जाएगा जब भी किसी। तो इसके अंदर हम जो जानकारी सामान्य लिखाएंगे कि मैट्रिमोनियल क्या है, तो इसमें आपको मैं लिख के दे दूंगा। उसमें लिखेंगे कि मैट्रिमोनियल जब सुयोग्य वर अथवा वधू की तलाश करनी हो अखबारों के माध्यम से, या मैं कहूँ लड़का लड़की की तलाश करनी हो, शादी के योग्य दुल्हन दूल्हा की तलाश करनी हो, तो मैट्रिमोनियल विज्ञापन अखबार में दिया जाता है। अब इसको विज्ञापन को देने के लिए ये आपको याद करना है। आज मेन जो टॉपिक है, देखो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर आपको अखबार में दे करके विज्ञापन के माध्यम से कोई लड़का या लड़की ढूंढनी हो तो उसकी कम से कम 10 क्वालिटीज़ आपको याद रखनी चाहिए। मान लीजिए आप किसी अखबार के अंदर कोई विज्ञापन दे रहे हैं, अब विज्ञापन में लड़का या लड़की ढूंढ रहे हैं, तो उस लड़का या लड़की से संबंधित 10 पॉइंट आपको याद होना चाहिए। जैसे लड़के की क्या क्या अखबार में तब पढ़ा करो आप, उसमें लिखा होता है, जैसे हिंदी बोल रहा हूँ मैं, सुयोग्य वर या वधू की आवश्यकता है, फिर उसकी हाइट लिखी रहती है 5 फुट 4 इंच, उसकी इनकम लिखी रहती है इतना कमाता है, गवर्नमेंट जॉब में है, प्राइवेट जॉब में है, फिर नीचे लिखा होता है फैमिली में माँ उसकी ये करती है, पापा उसके ये करते हैं, दादा उसके ये करते हैं, फिर उसमें लिखा रहता है एक प्लॉट उनका वहाँ है, मकान है, फिर नीचे लिखा रहता है केवल घरेलू लड़की की आवश्यकता है, दहेज की आवश्यकता नहीं है, तुरंत शादी करेंगे जिस, और फिर लिखा रहता है कि लड़की अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहाँ डाल सकती है या इस ईमेल कर सकती है। तो अपन क्या करेंगे, पहले टॉपिक चेंज करते हैं या याद करने की कोशिश करते हैं कि 10 टॉपिक कौन कौन से हैं। जब किसी लड़का या लड़की की शादी के बारे में कोई मैट्रिमोनियल लिखना है तो सबसे पहले ये 10 पॉइंट हैं। जैसे लड़का या लड़की की कास्ट लिखनी है, उसकी एज, उसकी हाइट, लड़का हो चाहे लड़की हो, आजकल एज बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग उसकी एज जब तक नहीं लिख पाएंगे, जब तक उसके बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को हो नहीं पाएगी, तो इसके लिए कास्ट, एज, हाइट, चौथा टॉपिक है इनकम, फिर इसके बाद में फैमिली बैकग्राउंड, यहाँ एक टॉपिक और डाल देते हैं एजुकेशन, फिर फैमिली बैकग्राउंड, एक एक को अपन फटाफट में समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को। उसके बाद में 3 टॉपिक हैं, अर्ली मैरिज, नो डाउरी और कास्ट नो बार। देखो ये अगर आपके टॉपिक याद हो गए, फिर लिखना कैसे है ये अपन बाद में बताएंगे। पहले सुनो, किसी भी लड़का या लड़की की तलाश करना हो तो उसकी कास्ट ये हमें लिखना है, उसकी एज क्या है ये लिखनी है। पहले दिमाग में सेट करो लिखना क्या क्या है।
उसके बाद में लिखेंगे कैसे वो बाद में बताएंगे, पहले दिमाग में सेट करना है। उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई कितनी है, इनकम कमाता क्या है, लड़का या लड़की कितने रुपए कमाता है महीने का, मंथली लिख सकते हो, पर वेजेज लिख सकते हो। आजकल कई कंपनियों में या कई जगह वार्षिक वेतन रहता है, पूरा पैकेज रहता है कि 5 लाख का पैकेज, 6 लाख का पैकेज, उसको हम एनुअल इनकम भी बोल सकते हैं। उसकी एजुकेशन, पढ़ा लिखा कितना है, फैमिली बैकग्राउंड से मेरा मतलब है मम्मी पापा और दादा दादी उसके क्या करते हैं, किस तरह का उनका स्टेटस है, क्या 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 है उनके फैमिली में, 2-3 जानकारी अपन लिख सकते हैं। और ये जो 3 पॉइंट हैं इनको एक ही तरीके से लिखना है। इसका मतलब ये हुआ कि सारी जानकारी लिखने के बाद हमें लिखना है अर्ली मैरिज यानी जल्दी शादी करेंगे, नो डाउरी का मतलब है दहेज हमारे पास नहीं है, और कास्ट नो बार का मतलब है कास्ट यानी जाति का, नो बार यानी बाउंडेशन नहीं है, जातीय बंधन नहीं है। अब इनको कैसे लिखें ये सुनो। देखो एज, कास्ट तो कास्ट ही होती है। कास्ट मान लीजिए कोई शर्मा है तो शर्मा बॉय, लड़की है तो शर्मा गर्ल। आप चाहो तो कास्ट के पहले आप अपना धर्म भी जोड़ सकते हैं, जैसे वांटेड ए ब्यूटीफुल गर्ल फॉर 24 ईयर्स शर्मा हिंदू गर्ल। शर्मा के पहले आप हिंदू जोड़ दें, मान ली राजपूत हैं तो हिंदू राजपूत बॉय, या आप लोग यादव हैं तो हिंदू यादव बॉय। तो यहाँ कास्ट के साथ साथ आप अपना रिलीजन भी जोड़ सकते हैं, रिलीजन धर्म। एज को कैसे लिखना है, एज को 2 तरीके से हैं, या तो आप लिखें बोर्न ऑन। बोर्न ऑन का मतलब होता है कि मैं इतनी तारीख को पैदा हुआ, जैसे कोई लिख रहा है बोर्न ऑन 3/5/1995 या 1995, इसका मतलब है कि ये आदमी लगभग 25 साल का है। या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए कि मैं 25 ईयर्स का हूँ, 25 ईयर्स ओल्ड। इस तरह से आप जो चाहें बोर्न ऑन लिख सकते हैं या 25 ईयर्स। अब है हाइट। हाइट के 3 तरीके हैं। आप चाहें तो 5 फुट 10 इंच का कोई लड़का लड़की है तो 5 फुट ये 1 डंडा फुट का है, और 10 इंच ये 2 डंडे इंच के हैं। तो आप चाहें तो 5 फुट 10 इंच ऐसे लिख सकते हैं। 5 फुट 10 इंच अगर आप लोग दूसरा तरीका लिखना चाहें तो गणित में आपको पता होना चाहिए 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 फुट के अंदर 150 सेंटीमीटर हो गए। 150। इसको थोड़ा सा मैं अलग से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 5 फुट 10 इंच को हम चाहते हैं कि आजकल सेंटीमीटर में भी हाइट लिख सकते हैं। कई बार देखा होगा कि आर्मी में 167 चाहिए, 172 चाहिए, 160 चाहिए, ये सब सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर में चेंज करना हो तो सीधा सा है, 5 फुट का मतलब है 150 सेंटीमीटर, यानी 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होती है, 12 इंच और 30 सेंटीमीटर। 10 इंच है, 10 इंच 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 फुट में तो हो गए 150, और 10 ये इंच है, 2 डंडे ऊपर लिखे हुए हैं, तो 10 इंच के अंदर हो गए 25 सेंटीमीटर। वो 2.5 से इसमें गुना करेंगे अपन, तो हाँ ये हो गए 25, बिल्कुल सही है 25। 10 हैं, 8 होते तो 20, और अगर 10 हैं तो 10 गुना 2.5 बराबर 25, तो 150 प्लस 25, इसका मतलब यह आदमी 175 सेंटीमीटर का हो गया। आप 2 तरीके से लिखते हैं, 5 फुट 10 इंच या 175 सेंटीमीटर। जैसे कोई लड़का 6 फुट का है पूरा, तो वो लिख सकता है हाइट 6 फुट, 6 को 1 डंडा ऊपर लगा दीजिए 6 फीट। और कोई इसको सेंटीमीटर लिखना चाहे तो 30 गुणा 6 बराबर 180 सेंटीमीटर का है। तो आप चाहे 180 सेंटीमीटर लिख दें, चाहे 6 फुट लिख दें। 5.5 फुट का कोई है तो उसको 5.5 का मतलब है 5 फुट 6 इंच। अब क्योंकि 12 इंच होती है 1 फुट में, तो 5 फुट 6 इंच का कोई है तो इसको आप लिख सकते हो, 5 में हो गई 150 और 6 गुणा 2.5 बराबर 15, तो 165 सेंटीमीटर आप चाहें तो लिख सकते हैं।
तो आप चाहें तो 165 सेंटीमीटर लिख दें, आप चाहें तो 5 फुट 6 इंच लिख सकते हैं। तो हाइट को दो तरीके से मैंने आपको बता दिया है कि आप चाहें तो फुट में लिख सकते हैं, आप चाहें तो सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इनकम को दो तरीके से कैसे लिखें। देखो, इनकम को दो तरीके से लिखने का सीधा हिसाब है। फिलहाल अपन लिखना सिखा रहे हैं, बाद में कल अगला जो वीडियो होगा उसके अंदर इस सबको लिखे कैसे, फिलहाल एक एक पॉइंट समझा रहे हैं कि हमें लिखना कैसे है और फिर लिखेंगे सेट कैसे करना है अपन को इसको, वाक्यों को। देखो, इनकम में कोई 20,000 पर मंथ कमा रहा है, कोई 50,000 पर मंथ कमा रहा है, तो आप लिख सकते हैं 20,000 पर मंथ। आप चाहें तो इसको 12 से गुना करें तो ये हो गए 2,40,000, तो 2,40,000 पर ईयर भी लिख सकते हैं। भाई 20,000 महीने का है तो 12 महीने से गुना कर लो ना, 2,40,000 रुपये, इसका 2,40,000 रुपये एनुअल हो गया। एनुअल का मतलब वार्षिक। आप चाहें तो एक तीसरा तरीका और है, महीने का लिख दीजिए, ईयर का लिख दीजिए। महीने और ईयर का ना लिखना चाहो तो डेली का लिख दीजिए, वीकली लिख दो कि मुझे तो 10,000 रुपये वीकली मिलते हैं। डेली वेजेज, कोई दिहाड़ी वाला आदमी है तो वो 500-800 रुपये डेली वेजेज लिख सकता है, पर डे भी लिख सकता है। ये आपकी हाइट दो तरीके से हो गई, इनकम दो तरीके से हो गई, एज भी दो तरीके से हो गई और कास्ट भी दो तरीके से आपको समझा दिया है। एजुकेशन को भी दो तरीके से समझा देते हैं। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मैं BA B.Ed हूँ, MA B.Ed हूँ, या BSc हूँ, B.Tech हूँ, M.Tech हूँ, BBA हूँ। इतनी सारी डिग्रियाँ हैं, काल्पनिक डिग्री आपको लिखनी है, जो चाहे जो लिखो कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूँ। ग्रेजुएट का मतलब होता है 15वीं पढ़ा लिखा जो आदमी होता है अपने गांव की भाषा में, उसको हम ग्रेजुएट कहते हैं। चाहे वो BSc हो वो भी ग्रेजुएट है, BA है वो भी ग्रेजुएट है, BCom है वो भी ग्रेजुएट है। तो आप लिख सकते हैं ग्रेजुएट फ्रॉम राजस्थान यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। और अगर कोई मान लीजिए 17वीं पढ़ा हुआ है अपने गाँव की भाषा में, उसको हम पोस्ट ग्रेजुएट बोलते हैं, तो आप PG लिख सकते हैं। PG फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, PG फ्रॉम BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी का नाम आप लिख सकते हैं। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं BA, MA, MSc, MS, MBBS, जो चाहें, जो डिग्री आपने कर रखा है वो आप लोग एजुकेशन में बताएंगे। फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इसमें 2 लाइन लिखते हैं। मम्मी क्या है, हाउसवाइफ है, और पापा क्या है, गवर्नमेंट जॉब में हो तो आप डायरेक्ट लिख दें लेक्चरर है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, फार्मर है, क्या करता है, मजदूर है तो लेबरर है। इस तरह से अपने पापा और मम्मी के बारे में, और भी चाहो तो दादाजी के बारे में लिख दो कि मेरे दादाजी एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स का मतलब होता है भूतपूर्व, और एक्स सरपंच हैं, एक्स MLA हैं, एक्स सोल्जर हैं, सिपाही हैं, या मेरे दादाजी एक फ्रीडम फाइटर थे, एक्स भूतपूर्व जो स्वतंत्रता सेनानियों को बोलते हैं फ्रीडम फाइटर। ये सब लिखने के बाद इनमें कोई चेंज नहीं करना है। अर्ली मैरिज का मतलब है कि साहब मैं जो विज्ञापन दे रहा हूँ अखबार में, लड़का या लड़की वाला जो भी हो, ये सब दोनों के लिए, लड़का हो या लड़की, अर्ली मैरिज का मतलब है मैं लड़की वाला हूँ और हम लोग लड़की की चट मंगनी पट ब्याह करेंगे। इसका मतलब हुआ कि हम लोग अर्ली मैरिज है, बहुत जल्दी शादी करेंगे। नो डाउरी का मतलब है, डाउरी का मतलब है दहेज। लड़की वाला ये कह रहा है कि हमारे पास दहेज नहीं है, दहेज वाला व्यक्ति हमें संपर्क ना करें। कास्ट 9 बार का मतलब अगर कोई आदमी जातीय बंधन को महत्व देता है कि साहब मैं तो मेरी ही कास्ट में करूँगा शादी, जब तो इसको मत लिखना। लेकिन हमें कौन सी रियलिटी में शादी थोड़ी कर रहे हैं भाई, हम तो काल्पनिक विज्ञापन लिख रहे हैं। तो आप लोग ये लिख सकते हैं कास्ट 9 बार। कास्ट 9 बार का मतलब है जातीय बंधन नहीं है। अरे हमें तो आधुनिक बनना है, रियलिटी में थोड़ी अडॉप्ट करना है। तो आपकी रियल में क्या है विशेषताएं, आप लोग किस तरह की शादियों को पसंद करते हैं। लेकिन आपको कास्ट 9 बार का मतलब हुआ कि, और मान लीजिए कोई लड़की है शर्मा है तो ये कास्ट 9 बार लिख दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि शर्मा के अलावा अन्य कास्ट के भी चलेंगे, वो भी आप लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 9 टॉपिक आपको आज याद करना है कि किसी भी लड़का या लड़की को ढूंढने के लिए या सुयोग्य वर अथवा वधू की तलाश करनी हो तो हमें उसकी कास्ट लिखनी होती है, उसकी एज लिखनी होती है, उसकी हाइट लिखनी होती है,
उसकी इनकम, उसकी एजुकेशन, उसका फैमिली बैकग्राउंड, और 3 टॉपिक हैं अर्ली मैरिज, नो डाउरी, कास्ट नो बार। ये हमें लिखने हैं। कास्ट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, उसका धर्म जोड़ करके। एज को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो 5 ईयर्स, 25, 20, 30 जो भी है, या उसकी डेट ऑफ बर्थ बताकर। हाइट को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, फुटों में या इंच में या सेंटीमीटर में। इनकम को हम 2-3 तरीके से लिख सकते हैं, या तो आप पर डे की बता दो, या महीने का बता दो, या साल की इनकम क्या है। एजुकेशन को भी हम 2-3 तरीके से बता सकते हैं कि ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, उस डिग्री का नाम लेकर बता सकते हैं। फैमिली बैकग्राउंड को तो जहाँ चाहें जहाँ से लिख सकते हो कि मम्मी क्या है, पापा क्या है, दादाजी क्या है, दादी जी क्या है। और ये सेम टू सेम हमें लिख करके, और उसके अब अगले वीडियो में आपको ये बताया जाएगा कि इनको सेट कैसे करना है।